बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। आज चौधरी निसार अली खान साहब पंजाब असम्बली तशरीफ़ लाए, हलफ उठाए बगैर उन्हें जाना पड़ गया। अदालत का रुख करेंगे, वजूहात क्या हुई तफसील से हम बात करेंगे, और आइन और कानून इस हवाले से क्या कहता है इस पर भी तफसील से आज प्रोग्राम में बात करेंगे। फिर अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात एक बार फिर से ज़ेर बहस हैं, क्योंकि पेंटागन की जानिब से जो स्टेटमेंट्स आई हैं उनमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान कंटिन्यू रखेगा एयर स्पेस और ज़मीनी एक्सेस अमेरिका को देने के लिए अफ़गानिस्तान में। साथ ही आज PM ऑफिस की जानिब से एक प्रेस रिलीज़ मुख्तसर जारी की गई, जिसमें बताया गया कि जनेवा में पाकिस्तानी जो सिक्योरिटी एडवाइज़र है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मोहिद यूसुफ, वो अपने अमरीकी हम मनसब से जनेवा में मिले हैं, जहाँ दो तरफ़ा मामलात पर बात हुई है। तो ये कितना अहम बयान है पेंटागन का, और क्या पाकिस्तान वाकई ऐसा करने का मुतहम्मिल हो सकता है या नहीं, हकीकत क्या है, इस पर तफसील से बात करेंगे। फिर PDM क्या दोबारा अंगड़ाई ले पाएगी, क्योंकि आज अपोजिशन लीडर ने एक इशाइये का अहतमाम कर रखा है। क्या ये PDM को रिवाइव करने के लिए इशाइये का अहतमाम है या कुछ और मौज़ूआत हैं जिन पर बात होगी। और साथ रिंग रोड रावलपिंडी के मनसूबे पर भी हम खोज जारी रखे हुए हैं, तो एक दो सवाल और जनाब वज़ीर-ए-आज़म की खिदमत में आखिर में पेश कर देंगे। अब तो वो एंटी करप्शन वालों के पास है जी। पंजाब एंटी करप्शन ने आज उसे पंजाब गवर्नमेंट ने मार्क किया कि आप इसे टेकअप करें, तो माहिरीन की कमेटी एक बनेगी जो रिंग रोड मनसूबे को आगे लेकर चले। जी, आखिर में जाके एक दो सवाल वज़ीर-ए-आज़म से पूछ लेते हैं। लेकिन अभी कुछ देर पहले हम देख रहा था सर, ये मोहतरमा सरीना ईसा साहिबा जो हैं, उन्होंने सदर मुमलिकत के नाम आज ख़त लिखा है, और ख़त में सदर मुमलिकत की तवज्जो मबजूल करवाई है उनके रेफरेंस की जानिब, फिर उनके कुछ इंटरव्यूज़ की जानिब, और फिर उन्होंने कुछ मशवरा भी दिया है सदर मुमलिकत को। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था एक वेबसाइट को। जी जी। उसमें काजी फायज ईसा के केस पर जी कुछ तबसरा भी था, अपनी राय भी थी, और उनका ये कहना था कि जो उन्होंने रेफरेंस भेजा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के लिए, तो वही उसकी तहकीक को तफ्तीश कर सकती थी, तो वो उनके पास कोई दूसरा फोरम नहीं है। तो बहरहाल ये भी कहा सदर साहब ने कि तफसीली फैसला आ जाए, हाँ जी, तो फिर उसके बाद वो देखेंगे। उससे मुझे याद आया कि ये जब नज़रसानी की अपील उनकी जनाब जस्टिस काजी फायसा की मंजूर हुई, तो उसके बाद हुकूमत के करीब कानूनी माहिरीन हैं उनमें राय स्प्लिट हो गई। कुछ का मानना ये था कि ये मामला यहाँ थमता सा दिखाई देता है, लेकिन कुछ ऐसे माहिरीन हैं जो ये समझते हैं कि नहीं, ये जस्टिस काजी फायज ईसा का जो मामला ये यहाँ नहीं रुकता, क्योंकि ख़बर यह है कि पिक्चर अभी बाकी है। कैसे बाकी होगी ये तो जब तफसीली फ़ैसला आएगा उसके बाद मंजर आम पर तफसीलात आएंगी। बार यही कहना मकसूद था कि ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, पिक्चर अभी बाकी है। हुकूमत के माहिरीन जो हैं वो भी मज़ीद शौक़ पूरा कर लें। ठीक, अच्छा सर, आ जाते हैं पाकिस्तान में बहुत कुछ ऐसा हो चुका है। इफ्तिखार चौधरी साहब से मार्का हो चुका। जी जी। साकिब निसार साहब अपना जलवा दिखा चुके। हाँ, अब फायज ईसा साहब जो हैं वो 2 बार तो सुप्रीम कोर्ट से जीत चुके। अब देखते हैं आगे का रेफरेंस क्वैश हो चुका, वो नज़रसानी की दरख्वास्त कबूल हो चुकी, और वो मामला जो है अब तक के फैसले के मुताबिक तो ख़त्म हो चुका और ठप हो चुका। अब इसमें से कोई और नुक्ता निकालेंगे, जब नुक्ता निकालने वाले फिर गौर करेंगे। जी हाँ, इसीलिए मैंने अर्ज़ की कि अभी कहानी रुकी नहीं, शायद बाकी। चलिए आगे चलते हैं जी। चौधरी निसार अली खान साहब की दिलचस्प कहानी। एक तो 3 साल खामोश रहे, फिर अचानक उन्हें हल्फ लेने की याद आई ऑर्डिनेंस की वजह से। आज जब वो असेंबली पहुंचे तो ना स्पीकर वहाँ मौजूद थे, यानी परवेज़ इलाही साहब, ना डिप्टी स्पीकर, क्योंकि स्पीकर इस वक्त कायम मुकाम गवर्नर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, और डिप्टी स्पीकर राजनपुरा अपने हल्के में मसरूफ़ थे। फिर वो असेंबली सेक्रेटरीट पहुँचे तो उन्हें बताया गया कि हलफ आप नहीं उठा सकते, इस वजह से उन्होंने रूल्स 15 का हवाला दिया, कहा कि जी वो पैनल ऑफ चेयरमैन के ज़रिए हलफ उठाया जा सकता है। वहाँ भी बात ना बनी तो फिर उन्होंने क्या कहा, पहले वो सुनिए, फिर शामी साहब से इस सिलसिले में मैंने कई सवालात उठाने। देखिए, कौमी असेंबली की सीट पे नाकाम हुआ या नाकाम किया गया तो मेरा एक मौक़िफ़ था, और मैं उस मौक़िफ़ पे आज भी कायम हूँ। हल्फ लेने का फैसला इसलिए किया, हुकूमत एक खुद साख्ता ऑर्डिनेंस लाने की कोशिश में है। अब अगर उस तरीके से डिस्क्वालिफिकेशन हो तो उस पर एतराज़ात हैं। मैं किसी सियासी खेल का हिस्सा नहीं। इमरान खान के और बहुत सारे दोस्त हैं इस वक्त, उनको मशवरे की तो ज़रूरत नहीं है। मैं कहता हूँ कि ठंडा करके खाएँ। हुक्मरान को सब सियासी नुक्ता नज़र को इकट्ठा लेके चलना होता है। आज इस मुल्क को इंतहाई ज़रूरत है इफ़हाम व तफ़हीम की, और कौम को मुत्तहिद करने की, तकसीम करने की। सियासी मामलात पे मैं भी ज़्यादा तबसरा नहीं करना चाहता, क्योंकि उससे फिर कोई ना कोई लाइन निकल आती है। मैं यही समझता हूँ कि इस मुल्क को मुफाहमत की ज़रूरत है।
البتہ جب उनको उनकी जमात और उनके साबिका लीडर के बारे में एक सवाल किया गया तो वो उसे गोल मोल कर गए। सर, ये चॉइस साहब के साथ क्या हुआ, क्या समझ आई आपको? हमें तो लगता था ऑल क्लियर है चॉइस साहब के साथ, क्योंकि वो तो किसी गेम का हिस्सा बनने को तैयार नहीं है, तो शायद ये तो मामूल की कार्रवाई होगी। जो उनका हलफ नहीं होने दिया गया, एक चेयरमैन का पैनल होता है जी हाँ, जो डिप्टी स्पीकर और स्पीकर की अदम मौजूदगी में वो प्रिजाइड कर सकते हैं पैनल के अरकान। तो उस पैनल जो पैनल है उसके एक रुकन ने इससे पहले एक रुकन ने सूबाई असम्बली से हलफ लिया। ये पिछले साल जून की बात है जब सानिया कामरान साहिबा ने हलफ उठाया था, जब कोरोना की वजह से इजलास बिल्डिंग में नहीं हो पा रहा था बल्कि एक मुकामी होटल में हुआ था। फुटेज भी चल गई जी। तो उसके बाद तो कोई जवाब नहीं था, लेकिन लगता यह है कि कुछ लोगों को परेशानी लाक हुई है। अब वो हमारे मुर्तज़ा सोलंकी साहब हैं, उन्होंने मुझे उनसे फ़ोन पे बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा यार ये हुआ क्या है। फिर उन्होंने सिद्दी का एक मुहावरा सुनाया मुझे, न सजन खाए आसरो न दुश्मन खाए भौ। उन्होंने कहा ना तो सजन को कोई उम्मीद है ना दुश्मन को कोई खतरा है। ठीक, तो फिर चौधरी निसार साहब से वो तो एक इस वक्त तो फर्द वाहिद हैं, तो ना उनकी कोई इज्जत पार्टी है, ना उनकी कोई यानी ना उनका हिज़्ब इक़्तिदार से ताल्लुक़, ना हिज़्ब इख्तिलाफ से ताल्लुक़। तो फिर हुआ क्या है, बल्कि जी मैंने कहा देखिए बाज़ लोग अकेले होते हैं, लश्कर के पे भारी होते हैं, बाज़ को कहते हैं आप लाखों में एक हैं। तो चौधरी साहब का जो हलफ आज रोका गया, और हमारे मोहम्मद खान भट्टी जो सेक्रेटरी हैं पंजाब असम्बली के, उन्होंने बाद में कहा कि हमने ये पिटीशंस हुई हैं पिंडी में कुछ पता करना था कि कोई स्टे तो नहीं है। भाई स्टे आपके पास अगर नहीं आया तो नहीं है, आपको जाके कोर्ट से पता करने की क्या जरूरत है। चौधरी साहब ये फरमाते हैं कि हमने तो 15 रोज पहले से असेंबली सेक्रेटरी से रब्ता कर रखा था कि हमारे ये प्लान्स हैं, तो अचानक आज ये उफ्ताद क्यों आन पड़ी। फिर राजा बशारत साहब आ गए मैदान में, उन्हें ये फिक्र है कि हल्का बर्बाद हो गया। हल्का उनको फिक्र है चौधरी निसार अली साहब के हल्के की, होनी भी चाहिए, कि बर्बाद हो गया, उनके तरक्याती फंड नहीं मिले उनको, अब वोटर्स का क्या बनेगा। भाई बशारत साहब आप वजीर कानून हैं, आप अपने काम से काम रखें, वो हलफ उठा लेंगे तो क्या होगी, क्या मसला, क्या क़यामत क्या बर्पा हो जाएगी। लेकिन लगता ये है कि कुछ लोगों का ख्याल ये है कि क़यामत बर्पा हो सकती है। अच्छा, वो चौधरी साहब जो हैं उनसे डर रहे हैं कुछ लोग जी पंजाब में। चले हमें ज्वाइन किया है साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जनाब कंवर दिलशाद साहब ने। कंवर साहब, आपको जहमत इसलिए दी है कि बताया गया जी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ना हो तो हलफ नहीं उठाया जा सकता, फिर बताया गया पैनल ऑफ चेयरमैन होना चाहिए, वो भी ऑप्शन अवेल ना की गई, तो कानून और आइन कहता क्या है कि ऐसी सूरत में कैसे हलफ को मुमकिन बनाया जा सकता है? दरअसल जैसे कि अभी मैंने इस बात सुनी है शामी साहब की, तो जो सेक्रेटरी सूबाई असम्बली ने जो दलाइल दिए वो बड़े इंतहाई बोधे बोगस नाकिस थे। वो कैसे? हाँ, वो इसलिए कि जैसे उन्होंने ठीक कहा है कि जब आपका हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर नहीं पहुंचा, पहली बार हाई कोर्ट का ऑर्डर स्टे पहुंचता है सूबाई असम्बली के सेक्रेटरी को, जब हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर नहीं पहुंचा तो फिर हाई कोर्ट का बहाना क्यों तलाशा। सबसे बड़ी अहम बात ये थी कि आइन और कानून में ये लिखा हुआ है कि हलफ लेगा स्पीकर या डिप्टी स्पीकर, उसमें पैनलिस्ट का जिक्र नहीं है। तो उन्होंने वो सहारा लेना चाहिए था जी, आइन में तो ये लिखा हुआ है कि डिप्टी स्पीकर या स्पीकर, तो उसको ना स्पीकर मतलब गवर्नर बने हुए हैं, जो डिप्टी स्पीकर जो एक्टिंग डिप्टी स्पीकर है वो आए नहीं है, तो हमारी तरफ से मजबूरी है 2 दिन या 3 दिन बाद आप तशरीफ ले आए, कल परसों आ जाए। आइन में तो ये लिखा हुआ है, आइन में पैनलिस्ट का जिक्र नहीं है, तो ये बात उनको कहनी चाहिए थी ना भट्टी साहब को। मगर कंवर साहब ये एक जो पैनल का एक रुकन जो है वो पहले एक रुकने सूबाई असम्बली से हलफ ले चुका है। पिछले बरस जून की बात है, मैं प्रोग्राम में बता चुका हूँ नाज़रीन को, सानिया कामरान साहब का। हाँ, तो जब ये एक मिसाल मौजूद है तो फिर तो ठीक है, वो पैनलिस्ट भी ले सकता है। चलो मैं तो आइन में पढ़ा था, मैंने जब आपका जो प्रोग्राम का पता चला मैं कहा चलो आइन पढ़ लेते हैं, उसमें लिखा हुआ स्पीकर डिप्टी स्पीकर। लेकिन जब एक रवायत है कि एक पैनलिस्ट ले सकता है, वैसे तो ठीक बात फरमा रहे हैं कि हमारे 2008 की जो असम्बली थी उस पर भी एक सीनियर मेंबर ने जो था वो हलफ किया था तमाम मेंबरान असम्बली का, क्योंकि उन्होंने ज़ाहिर है वो जो थे अमीर हुसैन साहब थे, उससे हलफ नहीं उन्हें उस पे तो इस पे इत्तफा नहीं किया गया, या तो वो कह देते ना कि स्पीकर या डिप्टी स्पीकर नहीं है। उन्होंने तो कहा मैंने स्टे का भी पता करना है,
अदालतों को रावलपिंडी हाई कोर्ट में जाना है, लाहौर हाई कोर्ट में चेक करना है, कई मुकदमे हैं, रजिस्ट्रार से पूछेंगे भाई को स्टे तो नहीं है। मैं यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि इंतहाई जो है उसने बड़ी बचगाना तो नहीं कहना चाहिए, इंतहाई बोगस किस्म के उसने दलाइल दिए हैं। क्या वजह हो सकती है कंवर साहब, आप भी माशाल्लाह बड़े सियासत के ऊपर बड़ी गहरी नजर रखते हैं, ये क्या हो गया? हमारा नजर तो यही आ रहा है, जैसे आपने शुरू में जो एक बात कह दी है तो मैं भी उसी बात को आगे बढ़ाता हूँ। उनको खतरा यही नजर आ रहा है कि जहांगीर तरीन का जो ग्रुप आ रहा है उसमें ये मुतबादिल जो है तलाश कर रहे हैं उस्मान बुज़दार की, उसमें कई नाम आ रहे हैं, उसमें एक इंडिपेंडेंट तौर निसार का नाम भी आ सकता है कि हम इससे मुतफिक हो जाते हैं, तो ये भी इनका नाम है। जब चौधरी निसार साहब वैसे तो नहीं 2.5 साल के बाद आ रहे हैं हलफ उठाने के लिए, तो कोई ना कोई तो बैकग्राउंड तो बनेगी ना। चले ये बहुत शुक्रिया, ये जो चले ये बहुत शुक्रिया, ये दिलचस्प नुक्ता तो है, लेकिन हम इसकी अपने पहले प्रोग्राम में भी तस्दीक कर चुके थे इंतहाई जिम्मेदार ज़राए के तवस्सुत से कि चौधरी साहब सिर्फ हलफ उठाने आ रहे हैं ताकि रुकनीत मुअत्तल ना हो और हल्के में दोबारा ज़िमनी सवाल ये जो भी करने आ रहे हैं भाई वो उनका हक है, तो वो सूबाई असेंबली के रुकन है, ये तो वो जब चाहें आए, ये तो जैसे चाहें हलफ उठाएं। ये तो फिर राजा साहब को या सेक्रेटरी असेंबली को सोचना चाहिए ना कि फिक्रमंदी को जरूरत नहीं है। नहीं, मगर आप देखिए ये हुकूमत जो है ये कहती है शहबाज शरीफ साहब के मामले में कि ये ऑर्डर जो है हाई कोर्ट का ये मुतलका हुकाम को नहीं पहुंचा, इसलिए उनका नाम उनका नाम ब्लैक लिस्ट में है जी, PNRI पर क्या पता नहीं क्या नई चीज है वो उसमें है, इसलिए वो बाहर नहीं जा सकते। पहले फैसले की मुसद्दका नकल जो थी वहां पहुंचेगी, वहां से हुक्म जारी होगा, फिर आपको इजाजत मिलेगी। और यहाँ सेक्रेटरी साहब वो कह रहे हैं मोहम्मद खान हमें अभी तलाश करना है वो ऑर्डर, जो जनाब चौधरी परवेज इलाही साहब के जनाब वो इंतहाई मोतमद हैं, और वो फरमा रहे हैं कि अभी हम अदालतों से पूछेंगे, रजिस्ट्रार से राब्ता करेंगे। अब चौधरी परवेज इलाही साहब को भी क्या मसला पैदा हो गया इसमें, अब तो वो गवर्नर है उसमें बैठे हुए हैं। चले ये तो आप एक बार सुनिए, निसार साहब ये कहते हैं कि एक दो दिन इंतजार करें फिर वो खुलकर बोलेंगे। वो कहते हैं 2 दिन और ठहर जाएं, वैसे कुछ मुफाहमत का दर्स भी दे गए हैं, तो मुफाहमत का दर्स सिर्फ इमरान खान को है या उनके अपने लिए भी है? नहीं, अपने लिए जो बात थी उनकी अपनी जमात में भी है, वहां गोल कर गए थे कि मुस्लिम लीग नून के अंदर भी तो मुफाहमत होनी चाहिए ना। उससे मुझे याद आया पीडीएम जमात इकट्ठी हो रही हैं, वो मुझे वो शेर याद आ गया, सुनाइए। पता नहीं शायद बहादुर खान जफर का है किसका, जरा उनकी शौकीत तो देखिए। अच्छा, लिए जुल्फे खमशुदा हाथ में मेरे पास आए दबे दबे, मुझे सांप कह के डरा दिया। निसार साहब के ऊपर ये इस मामले से फिट बैठता है। मेरे पास आए दबे दबे मुझे सांप कह के डरा दिया। क्या बात है। तो पता नहीं अब कौन सा सांप निकालना है उन्होंने, और कौन सा सांप डरा रहा है, कौन सा सांप उनको डरा रहा है, कौन सा सांप उनसे डर रहा है। अच्छा, किसकी आस्तीन में है, किसकी आस्तीन में नहीं है। ठीक, ये दिलचस्प नुक्ता है, इस पे बात करेंगे कल भी। अलबत्ता अब तमाम तर जो अवेलेबल हक़ाइक़ थे आपके सामने रख दी हैं। आज अपोजिशन लीडर जनाब शहबाज शरीफ साहब ने एक इशाए का एहतमाम किया है अपनी रिहाइश का जो मिनिस्टर इनक्लेव में, वहाँ पीपल्स पार्टी को दावत दी गई थी, वो शरीक हो रहे हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, राजा परवेज़ साहब और शहरी रहमान साहिबा, दीगर जो अपोजिशन जमातें उनके पार्लिमानी रहनुमा भी शरीक हो रहे हैं। मौलाना फजल रहमान की बजाय उनके साहबजादे मौलाना असदुर रहमान शरीक होंगे। एक तासुर शामी साहब ये बना कि ये PDM को रिवाइव करने की कोशिश है। अब तक की जो खबर मेरे पास पहुंची है ऐसा नहीं है, बल्कि ये बैठक किसी और मकसद के लिए हो रही है। इसकी तस्दीक के लिए हमने रब्ता किया एक और सीनियर सहाफ़ी जनाब एजाज सैयद साहब से, वो टेलीफोन लाइन पर। उनसे बातें मैंने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से मेरी बात हुई टेलीफोन। वो क्या फरमाते हैं? वो सेनेट के इजलास में थे, वहाँ से चंद मिनट के लिए बाहर निकले तो उनसे बात हुई। उन्होंने कहा अभी खाना खाने जा रहे हैं, खाने की दावत मिली है, उसे कबूल कर लिया है, उसके बाद जो भी मामला होगा वो खाने में से निकलेगा। यानी अभी खाने के बाद हलवे की पेशकश नहीं होगी। खाने के बाद क्या होगा, क्या PDM में दोबारा वापसी होगी नहीं होगी, इस बारे में उन्होंने कुछ कहने से गुरेज किया। बहरहाल जब मिलके बैठेंगे तो फिर इसका मतलब है कोई रंजिशें दूर होंगी, कोई गिले शिकवे होंगे। वो जब गिले से लग गए सारा गिला जाता रहा। क्यों जी, ऐसा भी हो सकता है। शाह जी फरमाइएगा, आम तासुर तो यही था जी को PDM को रिवाइव करने के लिए अपोजिशन लीडर एक्टिव हुए हैं, लेकिन अब तक की दस्तयाब मालूमात ये कहती हैं कि मामला कुछ और है। ये मामला कुछ और है क्या,
آپ بھی خبر رکھتے ہیں, بیان کیجیے گا ہمارے ناظرین کے لیے. بہت شکریہ شامی صاحب اور جامی صاحب. جو ابھی شامی صاحب نے گفتگو کی وہ بھی میں نے سنی. میری آج کچھ ابھی پارلیمنٹ میں کچھ لوگوں سے ملاقات کی ہے اور اس میں لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز شریف صاحب بھی ہیں ان لوگوں میں. تو میں نے جو کنکلوڈ کیا ہے اس سارے معاملے میں, جو آج رات کا کھانا ہے دراصل وہ پارلیمنٹ کے اندر جو جماعتیں ہیں اپوزیشن کی ان کے پارلیمانی رہنماؤں کا ہے. اور یہ جو مطمع نظر یہ ہے کہ جو بجٹ کا اجلاس آ رہا ہے, بجٹ اجلاس سے پہلے پارلیمنٹ کے اندر جو جماعتیں ہیں ان کو ایک نقطے کے اوپر لایا جائے تاکہ بجٹ کے اوپر حکومت کو کھل کے حکومت کے کو ایک ٹف ٹائم دیا جا سکے اور جو اپنی سفارشات ہے بجٹ کے حوالے سے وہ دی جا سکی. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ اس جو کھانا ہے اس میں جو سب سے اہم جماعت جے یو آئی فے کے جو رہنما ہیں مولانا فضل الرحمان جو کہ پی ڈی ایم کے سربراہ بھی ہیں, ان کو دعوت نہیں دی گئی. ان کو دعوت نہیں دی گئی. اور جو میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ پارلیمنٹ کے اندر شہباز شریف صاحب ایک اپوزیشن جماعتوں کو اکٹھا کر رہے ہیں کیونکہ وہ لیڈر آف دی اپوزیشن کے طور پر نہ صرف اپنے آپ کو ایکنالج کروائیں بلکہ سب کو ساتھ لے کر چلیں. بلکہ پارلیمنٹیرینز کا کھانا ہے یہ پارلیمنٹیرینز کا کھانا ہے. تو مولانا کیونکہ ہار چکے تھے الیکشن اس لیے اس کھانے سے محروم رہیں گے. یہ بھی بڑی باریک نقطہ ہے نا, انتہائی باریک نقطہ, تاکہ کل کو ایک ایکسکیوز بھی دستیاب ہو نا کہ کیوں نہیں بلایا جا سکا. مگر سید صاحب آپ یہ بتائیے کہ جب کٹھے ہوں گے, مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوگا, پلیٹیں کھنکھنائیں گی, قورمہ ہوگا, بریانی ہوگی, تو پھر کچھ بات آگے بڑھے گی نا. شامی صاحب بالکل بات آگے بڑھے گی, لیکن میں ویسے ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے کہ دیکھیے جو پی ڈی ایم کی سیاست ہے اس میں مسلم لیگ نون کی جو مریم نواز ہیں وہ لیڈ لیتی ہیں یا میاں نواز شریف وہ لیڈ لیتے ہیں. یہ پارلیمنٹ کے اندر کی سیاست ہے جس میں شہباز شریف صاحب لیڈ لینے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ابھی وہ آپ کو پتا ہے جیل سے بھی آئے ہیں اور انہوں نے ایز اے لیڈر آف دی اپوزیشن اپنے آپ کو منوانا بھی ہے. دیکھیں نا اس جتنی دور وہ جیل میں رہے ہیں کافی پانی پلوں کے نیچے سے گزر گیا ہے. تو یہ ایک ان کی ایفرٹ ہے شہباز صاحب کی کہ وہ ساری جماعتوں کو ساتھ لے کر چلیں اور جو آپس میں کوئی جو آپ نے کہا کہ پلیٹیں آپس میں ٹکرائیں گی, کھٹکھٹائیں گی اور کھانا چھانا چلے گا, تو بالکل یہ اگلا جو پی ڈی ایم کا معاملہ ہے وہ دوسرا سٹیپ ہے, اس پہ میرے خیال میں شاید دوسرے لوگ رول پلے کریں گے. یہ بالکل ٹھیک فرمایا اعزاز سید صاحب نے کہ شہباز شریف صاحب جو اپنا ان کا کریکٹر ہے, پرسونا بینگ اپوزیشن لیڈر, اس کو ثابت کریں گے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ یہ بالکل پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہٹ کے ایک نوعیت رکھی گئی ہے. پھر تو مریم بھی ہوتی وہاں. ہاں, تو یہ جو نہ مریم ہے نہ مولانا ہے, تو لہٰذا یہ نقطہ ثابت ہو گیا نا ہمارا سر کہ یہ پی ڈی ایم کی ریوائیول کے لیے بیٹھک نہیں ہے, آغاز ہو سکتا ہے. درست ہے, پارلیمنٹیرینز یہاں موجود ہوں گے, مختلف اپوزیشن جماعتوں کے, اور ظاہر ہے تبادلہ خیال بھی ہوگا. ایک برف تو پگھل سکتی ہے نا, غصہ بھی کم ہو سکتا ہے. اپوزیشن کے ہی کچھ جید شاہ صاحب, آپ کو بہت شکریہ. جید رہنماؤں سے میری آج بات ہوئی تھی جو یہ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کا ریوائیول اب ناممکن سا ہے, اگر ہو بھی گیا تو وہ رنگ, وہ آہنگ, وہ چال, وہ چلن نہیں رہے گی. برائے نام ہی کو کاروائی. پی ڈی ایم کا جو تھا لانگ مارچ کریں گے, استعفے دیں گے, وہ بات تو پیچھے رہ گئی نا. اب تو آپ دیکھیے خود جو پی ٹی آئی جو ہے اس کے اندر جہانگیر ترین صاحب آگے کھڑے ہو گئے, ان کا گروپ کھڑا ہو گیا, تو وہاں لینے کے دینے پڑ گئے. تو پی ڈی ایم بیچاری جو ہے اب کیا کرے گی اور کیا نہیں کرے گی, وہ تو آپ خود پی ٹی آئی ایک دوسرے اپنے ساتھ جو کر رہی ہے, وہ بھی ویسے معاملہ فہمی ہو تو گئی ہے. نہیں, وہ معاملہ فہمی جتنی بھی اطلاع تو یہی ہے, نہیں وہ ہوتی رہے گی, لیکن ایک گروپ کا قیام, اس کا اپنے وجود پر اصرار اور اس کا خم ٹھونک کے باہر آنا. یعنی آپ بھی اس نقطے پہ پہنچے ہیں کہ یہ اپوزیشن جماعتوں میں اتنا دم خم نہیں تھا کہ وہ پی ٹی آئی خان صاحب کی سرکار کو کوئی ٹینشن دے سکیں. اگر کسی نے ٹینشن دی ہے تو ود ان دی پارٹی ہوا ہے, ان میں نہیں تھا. میں اتنی کروڈ بات نہیں کرتا. اچھا, جو آپ جیسے بچے جو ہیں کیونکہ وہ فوری طور پر نتیجے اخذ کرتے ہیں. پی ڈی ایم کا ایک اپنا رول تھا, اس نے خان صاحب پر دباؤ بڑھایا ہے, اس کی حکومت, ان کی آپ دیکھیے اس سے کیا نکلا, جو ضمنی انتخابات میں حصہ لیا, اس سے ایک پی ٹی آئی جو ہے اس کو ایک نقصان پہنچا. اس کا جو ووٹ تھا اس کو معلوم ہوا کہ اس کو
उसके लिए वो कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सकी कि वोट बैंक को एक्सपेंड नहीं कर सकी। अब ये दूसरा मरहला शुरू हो गया, जब ऑपोजिशन कुछ पीछे हटती है ना, फिर पार्टी के अंदर अपोजिशन पैदा हो जाती है। तो अब ये असल में जो पीटीआई के अंदर इतनी बड़ी बगावत हुई है, उसके अपने असरात होंगे। फिलहाल तो लगता है कि वो थम गया सिलसिला। नहीं, थमता रहेगा, चलता रहेगा। चले। रुकती है मेरी तबाह तो होती है रवां। और देखिए, एक ब्रेक आ गई। एक और पावर सेंटर कायम हो जाए, ये कभी भी लीडरशिप को गवारा नहीं होता। अभी खून का घूंट पी लिया गया है, क्योंकि उसके सिवा चारा नहीं था। लेकिन ये आगे क्या होगा, ये वक्त बताएगा। एक ब्रेक या नाज़रीन यहाँ आई पहुँची है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं एक और इंतहाई अहम मौजू, पाक अमरीका ताल्लुकात और जो पेंटागन की ताज़ा स्टेटमेंट और फिर पीएम ऑफिस से जो स्टेटमेंट जारी की गई है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मुलाकात के हवाले से, इस पर तफसील से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे शमशाद अहमद खान साहब, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। क्या पाकिस्तान और अमेरिका इन मामलात पर गौर कर रहे हैं कि उन्हें पाकिस्तान से एयर स्पेस या एयर बेसिस चाहिए? बड़ा हसास मौजू, अहम मौजू, पाकिस्तान की कौमी सलामती का ये मसला, क्योंकि ये ख़बर इसलिए मंजर आम पर आई कि पेंटागन के एक हुकाम ने ये बात कही कि पाकिस्तान जो है वो एयर स्पेस और ग्राउंड एक्सेस देता रहेगा अमेरिका को। इसके हवाले से जब हमने वज़ीर ख़ारजा से रब्ता करने की कोशिश की तो वो फ़िलहाल दस्तयाब नहीं थे। एक और इंतहाई अहम ज़िम्मेदार जो कि सिक्योरिटी के मामलात को देखते हैं, उनसे मेरी आज बात हुई तो उन्होंने कहा कि इस एक नुक्ते के हवाले से अभी तक दोनों ममालिक के दरमियान कोई कंसेंसस नहीं हुआ और ना ही कोई ऐसी बात हुई है और ना पाकिस्तान ने इसकी तरफ कोई पेशकदमी की है। अलबत्ता आज पीएम ऑफिस की जानिब से एक प्रेस रिलीज़ मुख्तर जारी की गई जिसमें बताया गया कि कल जिनेवा में मोईद यूसुफ साहब जो कि पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स हैं, उनकी जेक सलिवन से मुलाकात हुई जो कि अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स हैं। वहाँ पर दो तरफ़ा ताल्लुकात और एडवांस कोऑपरेशन के हवाले से गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया गया है। लेकिन पेंटागन की स्टेटमेंट जो वाशिंगटन से रिपोर्ट हुई, जिसमें वो तो अपनी सेनेट कमेटीज़ को बता रहे हैं कि जी हमारा इनके साथ ताल्लुक़ है और ताल्लुक़ जारी रहेगा। तो ये नुक्ता है क्या, हम क्या चाह रहे हैं, अमेरिका क्या चाह रहा है और इसके असरात पाकिस्तान पर क्या होंगे? शामी साहब, देखें, क्योंकि सदर बाइडन ये कह चुके हैं कि सितंबर तक अमरीकी फ़ौजों का इनखला मुकम्मल हो जाएगा अफगानिस्तान। अब उसके बाद का जो मंजर है ना, एक तो ये था कि तालिबान के दरमियान और अशरफ गनी हुकूमत के दरमियान एक मुफाहमत हो जाती, एक उनकी हुकूमत बन जाती और फिर एक कॉन्स्टिट्यूशन के ताबे और नए इंतखाबात का इंतज़ार किया जाता। वहाँ जो भी जीता फिर वो मामला आगे चल पड़ता। शमशाद साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, आपको तो खुशामदीद कहते हैं जी। ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। तालिबान के और अशरफ गनी हुकूमत के दरमियान वो तो मसाइल मुफाहमत होती नज़र नहीं आ रही। तो इसका मतलब ये है कि एक खून की और आग की होली खेली जाएगी फिर अफगानिस्तान में। अल्लाह ना करे, वैसे अल्लाह ना करे, उसके असरात पाकिस्तान पर होंगे। और अमेरिका जो है वो जब इनकलाब मुकम्मल हो जाएगा तो वो चाहेगा कि वो बिल्कुल आंखें बंद ना कर ले, उसका अमल दखल कुछ बाकी रहे। उसके लिए फिर बाद के जो लवाज़मात हैं उसका ये हिस्सा है, उसमें फिर गौर होगा कि पाकिस्तान का रोल क्या हो सकता है, क्या ताउन हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। तो शमशाद साहब ने ज्वाइन कर लिया। जी साहब, सेक्रेटरी खारजा शमशाद अहमद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर, ये जो आपने पहले बात की, ये बाइडन साहब का आपने बिलखुसूस जिक्र किया, वो अपनी जो उनकी कैंपेन थी, सदारती कैंपेन, ठीक है, उस बीच जब वो इस चीज़ को एडवोकेट किया करते थे कि हमने इनखला को यकीनी बनाना है, तो उनसे पूछा जाता था कि कैसे बनाएंगे। तो वो ये ओवरसाइट का जो मसला था उसको बार बार ज़ेरे बहस लेके आते थे कि हम अफ़गानिस्तान को अकेला या तनहा नहीं छोड़ेंगे, अपनी मौजूदगी को ओवरसाइट के ज़रिए किसी रीजनल बाकी जो ममालिक हैं वहाँ बैठ कर या एयर स्पेस के ज़रिए या एयर बेस के ज़रिए मॉनिटर कर सकेंगे, ये वो कहा करते थे। लिहाजा उसे शमशाद अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। शमशाद साहब, ये जो अमेरिका की फ़ौजें निकल जाएंगी जब अफ़गानिस्तान से, तो जो मंज़र आप देख रहे हैं, पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो ताउन है वो किस हद तक मुमकिन हो सकता है, और अमेरिका की जो तवक्कुआत तो बहुत ज़्यादा है इस हवाले से।
शामी साहब, ऐसा है कि मैं ज़ाहिर है कि मेरा हुकूमती तबकात के साथ तो कोई ताल्लुक नहीं है। मैं जो कुछ भी बात करूंगा वो ज़ाती पोजीशन में करूंगा। जी जी। तो जो सिचुएशन है इसको अफगानिस्तान के मसले में कई पहलू हैं। अभी अजमल ने बताया, जिक्र कर रहे थे कि वहाँ से इनखला का मसला है और फिर तालिबान का मसला है, फिर तालिबान और हुकूमत के मुज़ाकरात का मसला है, अमेरिका की नई डेडलाइन है। तो कई पहलू बैक वक्त इस वक्त चल रहे हैं और जाहिर है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान के लिए, क्योंकि वाहिद मुल्क है दुनिया में, मैं खित्ते में नहीं बल्कि दुनिया में, जिसके बराह रास्त जो मफादात हैं वो मुंसलिक हैं अफगानिस्तान के अमन के साथ। क्योंकि हम पिछली निस्फ सदी से इस मसले के साथ अपनी मर्जी से या बगैर मर्जी से इन्वॉल्व हैं, वहां से छुटकारा नहीं हो सका। तो हमारा इस वक्त जो सबसे बड़ा मकसद है वो ये है कि अफगानिस्तान में अमन के अमल को किस तरीके से फैसिलिटेट करें। ट्रंप के वक्त हमने अफगानिस्तान के साथ हवाले से तालिबान और अमेरिका के मुज़ाकरात करवा दिए और अब जो सिचुएशन है अमेरिका के इनखला की, तो ये तालिबान और हुकूमत के दरमियान जो भी ताल्लुकात हैं या उनकी जो प्रोस्पेक्ट्स हैं, उसके साथ जाहिर है कि सारा दारमदार तो होगा इन दोनों बड़ी पार्टियों पर। भारत पाकिस्तान की शमशाद साहब, ये मुफाहमत तो होती नजर नहीं आ रही। देखिए, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। अफगानिस्तान के मसले की तारीख तो भरी पड़ी है इस किस्म के वाकयात के साथ कि हम कोशिश करते हैं, हल हो नजर आ जाता है और फिर कुछ ना कुछ हो जाता है। क्योंकि उसकी वजह ये अफगानिस्तान के अपने अंदरूनी जो डायनामिक्स हैं वो है, उसके अलावा जो है वो हैं खित्ते में जो स्पॉयलर्स का एक फैक्टर है, वो हर वक्त एक्टिव रहते हैं और उनका मकसद ये है कि अफगानिस्तान का जो अमन का प्रोसेस है ये पाया तकमील तक ना पहुंचे। लेकिन मैं जो बात आप कर रहे हैं ना अमेरिका के हवाले से, ठीक, तो असल फैसला तो जो भी करना है तो हुकूमत न करना है, मगर मैं आपकी तवज्जो एक तरफ दिलानी चाहूंगा कि कोई जो अमेरिका की हमसे तवक्कुआत हैं कोई नई बात नहीं है। क्योंकि हम तो पिछली 2 दिहाइयों से अमेरिका के साथ एक ऐसे रिश्ते में बंधे हुए हैं जिससे हम उनको मुकम्मल जो ग्राउंड सपोर्ट है वो मुहैया करते हैं और वो अफगानिस्तान के हवाले से भी हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि पूरे अफगानिस्तान को जो ट्रांजिट है बाहर से के साथ वो हम अफगानिस्तान के अवाम को देते हैं। तो उस वाले से जितने सिफारत खाने वहाँ हैं, जितनी इंटरनेशनल एंटिटीज वहाँ पर हैं समेत अमेरिका के और उनकी फौज के। लेकिन शमशाद साहब, कता कलामी ये जो आप बयान करें दुरुस्त है, लेकिन अब आगे जो मंजरनामा होगा वो इस लिहाज से मुख्तलिफ होगा कि अब इसी स्पेस की या इसी गुंजाइश की नोयत बदल जाएगी, क्योंकि अब अमेरिका इसी फैसिलिटी को ओवरसाइट के लिए इस्तेमाल करना चाह रहा है और वो वहाँ पर फिर अफगानिस्तान में जो लोग होंगे बरसर इक़्तिदार उनको किस हद तक कबूल होगा, उसके क्या असरात हो सकते हैं पाकिस्तान पर, इस पे भी रोशनी डालिए। जाहिर है वो जो आप जिक्र कर रहे हैं ये एक अहम चीज़ है, लेकिन उस पर मुझे यकीन है कि हमारे अरबाब इक़्तिदार बहुत सोच समझ कर फैसला करेंगे। लेकिन मैं सिर्फ इतनी बात जरूर कहना चाहूँगा कि हमारा जो अफगानिस्तान के हवाले से जो भी फैसला होगा, अगरचे मैं हुकूमत में नहीं हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि पिछले 50 सालों की तारीख सामने रखते हुए कि हम जो भी फैसला करेंगे और उसका एक बुनियादी नुक्ता जो होगा वो यही होगा कि अफगानिस्तान में अमन जो है, मुस्तकिल अमन को किस तरीके से मुमकिन बनाया जा सकता है। मगर शमशाद साहब ये बताइए कि ये अमेरिका एक आइसोलेशन में हमसे मामला करना चाहता है या चाइना और रशिया और अमेरिका ये मिलके इनका कोई मुफाद यकसा भी हो सकता है इस खित्ते में? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की है शामी साहब। यानी ये एक ऐसा पहलू है जो बहुत डिजायरेबल है, लेकिन अभी फिलहाल ऐसी बात नजर नहीं आती क्योंकि अमेरिका की एक हिस्टोरिक लेगेसी है, उसका एक मलबा है जो वो साथ साथ लिए फिरता है चाइना के हवाले से। आपको पता है पूरी तारीख भरी पड़ी है चीन के हवाले से उनकी जो रिजर्वेशंस हैं, तो अभी फिलहाल वो नहीं है। लेकिन जो कुछ है ये सारे मेरे ख्याल में, मैं यानी जाती तौर पर ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान चूंकि
तालिबान के हवाले से पाकिस्तान वाहिद अकेला खिलाड़ी है जो सब चीजें कर रहा है इस वक्त। अभी चीन इनकी इन्वॉल्वमेंट उस हवाले से नहीं, चीन की इन्वॉल्वमेंट है कि जो सीपेक के हवाले से जो फायदे हैं उनको अफगानिस्तान के अवाम तक कैसे पहुंचाना है, अमन के अमल को आगे मजबूत कैसे करना है, वो इस तरीके से होगा। अभी फिलहाल अमेरिका और पाकिस्तान ने फैसला करना है और मेरे ख्याल में कोई नई बात नहीं है। जो कुछ भी सहूलतें अमेरिका मांग रहा है वो अमन के हवाले से है, जंग के हवाले से नहीं है। ये ओवरसाइट भी होता है, उससे यकीनी बनाते हैं अमन के प्रोसेस को। बहुत शुक्रिया शमशाद साहब। सर ये नुक्ता आपने उठाया, ये बड़ा दिलचस्प है, मैं चाहूँगा इस पर आप रिपीट भी करें। यानी हमें यानी रीजनल क़ुव्वतों को एतमाद में लेते हुए या कोई ऐसा मैकेनिज्म डिवाइस करें कि ये क़ुव्वतें एतमाद में रहें, ये देखिए ऐसे किसी भी फैसले में जिस मरहले पे हम आ खड़े हुए हैं। अब गुज़श्ता 50 साल को आप देख लीजिए, 1989 से सोवियत फौजें अफगानिस्तान में दाखिल हुई। इनका तफसीली जायजा तो अभी ले नहीं सकते हम, लेकिन इसके इंतहाई दूररस असरात पाकिस्तानी सियासत पर पड़ेंगे, पाकिस्तानी मईशत पर पड़ेंगे और पाकिस्तान के समाज पर पड़ेंगे। ठीक। और इसमें कई इम्कानात आपके लिए रोशन हैं और कई खतरे भी मौजूद हैं। बिल्कुल ठीक। और खदशात भी मौजूद हैं। बिल्कुल ठीक। इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए कि अफगानिस्तान में अमन के हवाले से एक बड़ी ताकतें जो हैं वो ऑन बोर्ड हों, उनके अंदर कंसेंसस डेवलप हो। और साथ ये पहली बात, हमारे जो तालिबान हैं और हमारी जो अफगान हुकूमत है अशरफ गनी की, अगर ये बात समझ लें कि ये बुनियादी तौर पर इनका मामला है, जो भी तबाही हुई है खत्म हो गया, इनके मुल्क में हुई है ना। जंग अमेरिका में तो नहीं लड़ी गई, अफगानिस्तान में लड़ी गई। ठीक है सर, ये तो मौजूद अब ज़ेरे बहस रह गई, आने वाले दिनों में भी इस पर बात करेंगे। एक प्रोग्राम वक्त हुआ चाहता है ब्रेक का, और हमने चूंकि ऐलान कर रखा था कि रावलपिंडी रिंग रोड के मौजू को भी थोड़ा बहुत खंगालते रहेंगे और कई मज़ीद नई मालूमात या सवाल उठाते रहेंगे, वो कल तक। अभी एक ब्रेक है। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम वक्त यहाँ ख़त्म हुआ चाहता है। आपसे मुलाकात कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।